हमारी जो ये ब्रांच एनेस्थीसिया की है, ये एक सर्जरी का पार्ट कहलाती थी पहले। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का हेड सर्जन होता था। बाद में धीरे-धीरे अलग हुआ, तो हमारी डिग्री भी उससे मिलती-जुलती थी, एमएस एनेस्थीसिया। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमएस एनेस्थीसिया किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं लास्ट एमएस एनेस्थीसिया हूँ। यहाँ डॉक्टर एच के गुप्ता थे, वो फर्स्ट थे, मैं लास्ट हूँ। मेरे बाद में डिग्री चेंज हो गई थी, फिर एमडी हो गई। मैंने उनको पट्टी हटा के कहा, माँ जी डरिया मत, मैं थाने का नहीं हूँ, थाने का न रेस हूँ। तो उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ लिया अपने हाथ में, बोले अब अटू उठे मत और ऑपरेशन हो जब तक यहीं बैठना है। तो मैं वहाँ बैठा रहा, एक हाथ से काम करता रहा। और ऑपरेशन कर में करीबन 1.5-2 घंटे लगे होंगे। ऑपरेशन के बाद में जब पट्टी वगैरह हो गई, तो मैंने उनको आँख की पट्टी हटाई एक हाथ से, उनको कहा माँ जी ऑपरेशन हो गया। तो अब फिर उन्होंने हाथ छोड़ के मेरे को बहुत ढेरों आशीर्वाद दिए, सिर पे हाथ फेरा। मुझे लगा ये ब्रांच बढ़िया है। मरीज के अगर सेवा आप मन से करो, सेवा की भी जरूरत नहीं, अपना कर्तव्य पालन में अगर मन से करो तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। वहाँ पर मैंने करीब-करीब 30 कंट्रीज के लोगों के साथ काम किया। इनमें यूरोपियंस थे, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, इंडिया कॉन्टिनेंट के सबके, बांग्लादेश के, थाईलैंड के, पाकिस्तान के, श्रीलंकन्स, काफ़ी आसपास के सभी देशों के थे। यूरोप में से तुर्की के, जर्मनी से किए हुए बहुत लोग थे, मिडल ईस्ट के, सीरिया के, जॉर्डन के, काफ़ी लोग थे इस तरह के। इराकी एवन वहाँ थे, इराक से भी वहाँ पे काम कर रहे थे। ईरान के स्टाफ थे हमारे पास में। तो इस तरह के लोगों के साथ तो डिफरेंट वर्किंग सिस्टम, डिफरेंट कल्चर, इन सब से, इनके सब के साथ रहने से अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने का मुझे काफ़ी अवसर मिला। तो उन्होंने जाके बोल दिया कि ही नोज इट एंड ही कैन डू इट। तो फिर अल्टीमेटली मुझे वहाँ जाके करना पड़ा। सबने अपना काम बंद कर दिया, उन लोगों ने वो देखे नहीं थे। लकीली या अनलकीली यूरोप से आए हुए लोगों ने भी वो ब्लॉक लगते हुए देखा नहीं था। तो मुझे वो मौका मिला और उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की शक्ति भगवान ने दी मुझे, क्योंकि सब खड़े थे, सर्जन भी, एनेस्थेटिस्ट भी सारे। और मैंने वो ब्लॉक लगाई, बढ़िया से मरीज को हैंडल किया, अच्छे से ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद में मरीज का मास्क हटा के मैंने उससे कहा, इफ्तापम्मक मुँह खोलो, अय्युन इफ्तायुन आंखें खोलो। और उसने तुरंत खोल दिया। नाम पूछा उसको, उसने नाम बता दिया। तो सर्जन जस्ट खड़ा रह गया, उसको समझ नहीं आया कि धन्यवाद कैसे बोला। पर इससे मुझे ये फायदा हुआ कि बाकी जो मैं 8 साल उसके बाद रहा, उसमें मेरी लाइफ काफ़ी आसान रही और ऑटोमेटिक मुझे प्रेफरेंस मिलने लग गया था। कॉम्प्लिकेटेड केस आप शुरू में अगर हो जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता। मुझे मेरे एक साथी ने पूछा था कि एनेस्थीसिया बाकी भी देते हैं, आप ही देते हो, फर्क क्या है? लोग आपको क्यों पूछते हैं? तो मैंने उनको कहा फर्क बहुत थोड़ा है। आई पुट माई हार्ट इनटू माई वर्क, अदर्स जस्ट वर्क। मैं मरीज को एक मरीज नहीं समझता, एक इंसान समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जगह मेरे परिवार का हो तो मैं क्या करूँ, क्या एक्सपेक्टेशन होंगे मेरे, मैं वही करूँ। नमस्कार, मैं शशांक शेखर जोशी स्वागत करता हूं आपका हेल्थ केयर के लिए डेडिकेटेड हमारे एक नए पॉडकास्ट शो में, जिसमें हमारे अतिथि हैं डॉक्टर MC दादीज, जो कि एक सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जहां से बात की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, बीकानेर के। इसी शहर का मूल निवासी रहा हूँ। मेरे पिताजी ने बड़े संघर्ष करके मुझे पढ़ाया। मैं जब छोटा था तब से मैंने देखी
गरीबी भी देखी, तकलीफें भी, फीस माफ़ी की भी एप्लीकेशन लगाने पड़ी बीच बीच में। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए आज्ञा दी और मैं सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी पढ़ने में कामयाब हुआ। उनका विश्वास मुझ पर कायम रहा, जिसने मुझे लगातार प्रेरणा दी। मेरे माता पिता दोनों का मुझे बहुत स्नेह, बहुत मार्गदर्शन मिला। उनके निर्देशन, उनके गाइडेंस में ही मैं आगे बढ़ता रहा। मेरे परिवार में और भी लोग थे, जैसे मेरे पिताश्री पे काफ़ी बड़ी जिम्मेवारियां रही, तो उन्होंने उनको सबको निभाया। मैंने उनसे पारिवारिक क्षेत्र में किस प्रकार रहना, किस प्रकार संयुक्त परिवार में रहना, हमारे लिए तो हमारी गली ही हमारा परिवार थी। सब लोग, हमारे शहर की ये विशेषता रही है। कुल मिला के यूँ कहूँ कि संघर्ष में से निकल के आने में एक अलग आनंद होता है। जब आप छोटी चीज़ों को पहली बार प्राप्त करते हैं तो उसका भी आप आनंद लेते हैं। पढ़ने में भी इसी तरह से रहा। जब हमारे स्कूल में पहले इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, छठी क्लास में आके ABCD सीखते थे और बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन 9th क्लास में आके मैं जैन स्कूल में हुआ, वहाँ मेरे हाफ ईयरली में जब 60 में से 50 नंबर आए, तो हमारे हेडमास्टर साहब जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे खड़ा करके पीठ थपथपाई। अच्छा लगा। इस तरह के प्रोत्साहन जब जब मिले तो आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती गई। गुरुजनों का आशीर्वाद भी रहा। आगे चलते रहे रास्ते पे और रास्ते बनते गए। तो इसके साथ में मैं थोड़ा सा आपके पिताजी के प्रोफेशन के बारे में जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि शायद आप अपने परिवार में, अपने पिताजी के परिवार में सबसे बड़े हैं भाई-बहनों में। जी। तो वहाँ का एक संघर्ष भी आपके साथ रहा होगा, कुछ ज़िम्मेदारी भी रही होगी, तो पिताजी का प्रोफेशन क्या था? किस तरह से आप उन संघर्षों पे आगे बढ़े? तो थोड़ा-सा इस पे चर्चा करें। मेरे पिताजी एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में थे। मेरे पिताजी ने दुकान की थी कानपुर में, उनकी खुद के कपड़े की दुकान थी। एकाएक उनके पास सन 45 में पत्र आया मेरे दादाजी का कि मैं बीमार हूँ, पिता को देखना चाहते हो तो आ जाओ। उन्होंने भरी हुई दुकान पे ताला लगाया, चाबी मेरे ननिहाल वाले वहाँ, वो भी वहीं रहते थे, उनको दे दी और बीकानेर आ गए। वो बीकानेर आने के पश्चात उनकी सेवा में लगे। मेरे दादाजी को पहले, वो हम लोग काफ़ी संपन्न रहे थे आर्थिक परिवार में, लेकिन क्षय रोग के लगने से मेरे दादाजी को TB की बीमारी हुई, मेरे चाचा जी को भी हो गई। और उस समय औरतों को अगर हो जाती तो उनको पियर भेज दिया जाता था इलाज के लिए। मेरी 2 बुआओं को भी हो गई थी। चारों का इलाज पियर में करवाने में सारा भार मेरे पिता पे पड़ा। उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया और बड़ी निष्ठा से सबकी सेवा करी। आप देखिए कि शंकर दत्त जी वैद्य का नाम शायद सुना हो आप लोगों ने। उस समय बीकानेर के एक नंबर पे थे वो। उन्होंने मेरे पिताजी को बुला करके कहा कि तुम्हारा छोटा भाई तो हो गया क्षय रोग से और तुम्हारे पिता को काफ़ी गंभीर है ये, तुम उनके पास मत रहो, उनको अकेला रख दो और जाओ मत उनके पास। तो मेरे पिताजी ने उनको कहा अगर मुझे TB होके मरना है तो मैं मर जाऊंगा, पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। दैट वाज हिज स्पिरिट। और मेरे दादाजी बहुत खुश हुए, उनके बहुत आशीर्वाद रहे। शायद हमारे बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मेरे पिताजी के पूरे परिवार को आगे बढ़ाने में सहायक हुआ। हम सब लोग आगे बढ़ते गए। मेरे 3 भाई हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। 2 व्यापार में यहाँ हैं, एक बॉम्बे में है। बहनों का परिवार, मेरे बहनों ही शिक्षाविद रहे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। छोटे बहन वो डॉक्टर थे, अभी उनका देहांत हुआ। तो ओवरऑल मेरे पिताजी को इन सब का, उनके आशीर्वाद का बहुत लाभ हुआ। वो खुश थे इस बात से कि मैं ये सब कर पाया।
वो जब मेरे दादाजी गुजर गए तो मेरे दादाजी भी एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, राज की सरकार में। मेरे पिताजी को एसपी ऑफिस में, ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वाणी का और हिसाब का काम वो बहुत अच्छा जानते थे। तो उनको गुमास्ता का पद दे करके, पोस्ट तो मिली सरकार में कांस्टेबल की, सिपाही की, काम वो एसपी ऑफिस में गुमास्ता का करते थे, लिखा पढ़ी का, बिल वगैरह बनाने का। फिर धीरे धीरे उनको एलडीसी बना दिया गया। फिर वो एसपी ऑफिस में कैशियर ही रहे और 1977 में रिटायर हुए। तब तक हम दो भाई उनके बराबर हो गए थे, तो उनका काफ़ी अच्छा रहा आगे का पीरियड। और हम सब ने, उनकी जो पेंशन मिलती थी हमें पता नहीं थी कितनी मिलती है, और उन्होंने भी अपने पेंशन को अपने साथ में जो उनके लोग थे उनकी मदद में ही लगाया, और अच्छा लगता था। मुझे ये पता नहीं था, उनके देहांत के बाद कुछ लोग आए मेरे पास बताने के लिए। एक को आवश्यकता पड़ी तब वो पहले पहले आए कि मुझे मदद कर देते थे, छोटू लाल जी, तो अब वो नहीं है, तो मैंने उनकी मदद कर दी। आज भी मैं अपने पिताजी के किसी भी साथी को देखता हूँ तो मन में इच्छा होती है उनसे चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लूं। एमएन दमन साहब, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल। वो डीएसपी थे तब मेरे फादर, पिताश्री वहाँ कैशियर थे। दमन साहब से भी मैंने आशीर्वाद लिया, उनका बड़ा स्नेह मिला मुझे संघर्षमय जीवन का, और फिर उनको फल मिला तो बड़े खुश थे। मेरे पिताजी इस बात से प्रसन्न थे कि उनके सब, उनकी साधना का फल मिला। अपने पूर्वजों का पूरे मनोयोग से सेवा करने वाला जो परिवार है, अपने पुरखों की मनोयोग से सेवा करने वाले परिवार पे हमेशा विधाता की कृपा रहती है, और ऐसी ही शिक्षा अभी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की कहानी जानकर हम लोगों को मिलती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, इसके भीतर इतने सालों पहले आपने एक चिकित्सक बनने की ठानी, उसके पीछे के क्या कारण रहे? उसके पीछे की अगर कोई कहानी हो तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, चाचा जी भी गुजर गए थे, दो बुआएं भी गुजर गई थी टीबी से सब, और मैं खुद बीमार हो गया। सन 54-55 की बात है, मैं खुद बीमार हो गया। मैं 11 साल का था और इतना अधिक बीमार हुआ कि मैं चलना तक भूल गया। तो अपने पुराने घरों में साड़ और बरसाली बोलते हैं जिसको, उसमें मैं लेटा हुआ था। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे माँ और मेरे पिताजी पास में नीचे लेटे हुए थे, मैं उस पर पट्टे पे था। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को कहा कि आप किसी को दिखाओ तो सही, डॉक्टर को ला करके। तो इन सब का करते करते आर्थिक तंगी में रहने लगे थे हम लोग। तो मेरे पिताजी ने माँ को धीरे से बोला कि शंकर दत्त जी की फीस 2 रुपए है, और डॉक्टर सूरवीर सिंह जी उस समय बीकानेर में फिजिशियन थे, एमआरसीपी करके आए थे, उनकी फीस 6 रुपए थी। तो पिताजी ने कहा कि उनकी फीस 6 रुपए है, शंकर दत्त जी की 2 रुपए है, मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है, मैं नहीं ला सकता उनको। तो मन में मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं आया, मन में मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर को खाली फीस के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ भाव ये भी रहना चाहिए कि सेवा करें, मदद तो करें गरीबों के। ये भावना पहली बार उस समय आई। मैं जब साइंस लेके पढ़ रहा था, मैथ्स में था, तभी भाग्य से, मैं तो ईश्वरीय कृपा मानता हूँ कि 1959-60 में मैं मैट्रिक में था, 10वीं में, और बीकानेर में मेडिकल कॉलेज खुल गई। मुझे लगा ये शायद मेरे लिए ही खुली है। तब मैंने 11th में तुरंत बायोलॉजी ले ली और आगे की पढ़ाई में लग गए, और ईश्वर ने सहायता करी, जो इस लाइन में आ गया। मेन भावना ये मुख्य रही मेरी कि अगर मैं डॉक्टर बनूं तो फीस नहीं लेने का काम रहे मेरा, इस तरह का करूं। मैंने इसकी पालना भी की, कि पालना मैंने ईमानदारी से की। शायद कम लोग होंगे
कि मेरे 50 साल के चिकित्सकीय प्रैक्टिस के अंदर मेरे साथ काम करने वाले स्वीपर, सफाई कर्मी, चपरासी, नर्सिंग स्टाफ, ऑफिस के लोग, डॉक्टर और जितने अन्य साथी वहाँ रहे, उनके परिवार वाले भी, उनसे मैंने कभी अपना शेयर कभी नहीं लिया। ये मेरे को ये लगता था, रामायण में मैंने जब पढ़ा ना कि निषाद राज ने, जब भगवान राम ने उनको कहा कि नाव उतराई के आप पैसे लो, तो निषाद राज बोले आप इस दुनिया से पार लगाते हो, मैंने तो नदी से पार लगाया, अपन एक ही प्रोफेशन के हैं तो नहीं लो। तो मुझे लगता था कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो मरीज की सेवा में लगे हुए हैं, तो वो इस बात के लिए अधिकारी हैं कि मैं कम से कम नहीं लूँ। तो मैं अपना शेयर छोड़ देता था, बाकी जिनकी होती अस्पताल कुछ कंसिडर करता था, एमएन वालों ने सहयोग किया था, तो हम काफ़ी कम करके पैसे लिया करते थे। नहीं, बिल्कुल जानकर आपसे अच्छा लगा कि अपने सहकर्मियों का जब भी मामला आपके सामने आया तो आपने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो आपकी नीयत में आपने बचपन से ही ठान लिया था कि जो प्रोफेशन में मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे कुछ सेवा का काम भी करना है। तो जैसा कि आपको लगा कि ये जो मेडिकल कॉलेज खुला है बीकानेर का, ये मेरे भाग्य में है इसीलिए खुला है, तो आप मेडिकल कॉलेज में किस साल आपने दाखिला लिया और वो कॉलेज का कौन-सा बैच है? मैंने मेडिकल कॉलेज में 1963 के बैच में एडमिशन लिया, और ये मेडिकल कॉलेज का 5th बैच था, 5वां बैच था। बड़ी मुश्किल से फीस इकट्ठी हुई। उस समय 196 रुपये फीस लगती थी, ट्यूशन फीस कॉशन मनी समेत। ट्यूशन फीस माफ थी, मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, तो मेरे पास 196 रुपये भी नहीं थे। और उसी समय ऐसे मेहता साहब ने हॉस्टल कंपलसरी कर दिया हम लोगों के लिए, तो फीस बढ़ करके करीबन 300 रुपये हो गए। मेरे पास तो 200 भी नहीं थे, तो 300 का इंतजाम हो गया। तो 3 लोगों ने, मेरी माँ ने 100 रुपये इकट्ठे करके रखे थे, उन्होंने 100 रुपये दिए। मेरे बहनोई थे बड़े जो प्रोफेसर रहे, उन्होंने 100 रुपये दिए, और मेरे मामा जी से 100 रुपये उधार लेकर के 300 रुपये मेरी फीस से इकट्ठे करके हमने भरी। इन सबका ये रहा कि मुझे डिसेक्टर, हमारे एनाटमी में जो पढ़ाई होती है वो ग्रेज एनाटमी हमें पढ़ाया करते थे। ग्रेज एनाटमी उस समय 100 रुपये से अधिक की थी। मेरे पास तो फीस के नहीं तो मैं नहीं खरीद सकता था। एक डॉक्टर विजयपाल यहाँ बाद में CMHO रहे, उनके पास पुराने डिसेक्टर थे, वो 2 साल सीनियर थे, तो उनसे पुराने डिसेक्टर जो डिसेक्शन के काम में आते हैं, खाली वो उनसे सेकंड हैंड रेट पे मैंने खरीद करके उनसे पढ़ाई की। फिजियोलॉजी की किताब भी कंपलसरी थी, उतनी खरीद पाया, नहीं खरीद पाया, आगे भी किताबें नहीं खरीद पाता था। तो लोग मिलते गए, लाइब्रेरियन थे यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी में, उन्होंने मदद करी। उन्होंने अपने यहाँ एनाटमी की, पैथोलॉजी की, सर्जरी की किताबें मंगवा ली, और वहाँ से इशू करके कभी मैं वहाँ जाके भी पढ़ लेता था। तो मैंने लाइब्रेरी में बैठ के पता नहीं कितने सारे पढ़ाई की स्टेट लाइब्रेरी में। मैं रेगुलर जाने वाला था वहाँ पर। खैर आगे बढ़ते गए, रास्ते बनते गए और निकल गए, फाइनल तक आते आते होता गया। पैथोलॉजी की किताब में नहीं खरीद पाया ऐसे, पर ओवरऑल भगवान जुटाता गया, मदद करता गया थोड़ी थोड़ी। MBBS करके मेरे मन में कभी आगे का था नहीं पढ़ने का, आर्थिक भार परिवार पे बहुत ज़्यादा था, तो मैंने निश्चित किया हुआ था जिस दिन इंटर्नशिप खत्म हो गई मैं नौकरी ज्वाइन कर लूँगा अगले दिन। मैं पहले ही जाके अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले आया, और 23 को इंटर्नशिप खत्म हुई, 24 को ही मैंने सुजानगढ़ जाके नौकरी ज्वाइन कर ली। लगातार जॉब में रहा, अपने पैसे अपने माता पिता को भी देता था। आपको ताज्जुब होगा कि उन दिनों 50 रुपये में तो मैंने किराए में कमरा लिया, और 69 रुपीज़ मैंने 119 रुपये मेरे डायरी में हिसाब लिखा हुआ है, बताना पड़ता था ना घर पे माता पिता को।
उस 69 रुपीज़ में बीकानेर और जयपुर आना जाना भी था, बसों का किराया, और चाय दूध भी था, रोटी भी थी, और मेरा काम चल जाता था। जो छोटा था तब मैं लोटे में गोबर डाल के, उपले डाल के प्रेस कर लेता था। प्रेस किए भी अच्छे लगते थे। कपड़ा सस्ता कितना ही होगा, प्रेस किया हुआ है तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, उसका रूप में कर जाता है, तो मैं ऐसे करता था। जब 9th-10th में आ गया तो मैंने 5 रुपए इकट्ठे करके और कोयले वाली प्रेस खरीद ली थी अपने पॉकेट मनी से, फिर उससे प्रेस करता था। मेडिकल कॉलेज में आया तब 9 रुपए में बिजली की प्रेस खरीद के लाया था, छोटे छोटे। मुझे पुलिस फंड से स्कॉलरशिप मिलती थी, 7वीं के बाद लगातार मिलने लग गई थी, उससे थोड़ी थोड़ी मदद मिल जाती तो काम चल रहा था। तो गरीबी मेरे दिमाग में हावी नहीं हुई कभी। मुझे अपने कपड़ों पे भी शर्म नहीं आई, इस बात की भी नहीं थी शर्म कि मेरे पास किताबें नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर्दियों में कभी सर्दी नहीं लगी, मेरे पास गर्म कोट नहीं था। मैं जब 10th क्लास में आया तो मुझे गर्म कोट पहनने को मिला, तो मुझे याद नहीं है कि उसके पहले मैंने कभी सर्दी महसूस की हो, लगती नहीं, शरीर आदी हो जाता है अपने आप। ठीक है, भगवान ने जब दे दिया तो उसके बाद ठीक रहा, आगे का सफर भी ईश्वर ने अच्छा किया। विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार पाओलो कोएल्हो अपने एक उपन्यास में लिखते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में आपका साथ देती है। और आपकी कहानी में भी हमें कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि आपके रिश्तेदारों ने, आपके घर वालों ने, या पुलिस फंड से आपको छात्रवृत्ति मिली, आपके जो सीनियर्स हुए उन्होंने आपको पूरा सहयोग किया, क्योंकि आपके जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित था। और आपने कहा कि जिस दिन मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई उसके अगले दिन ही मैंने सुजानगढ़ में बतौर चिकित्सक नौकरी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि घर में पैसे की ज़रूरत थी। पर अगर मैं बात करूँ, अगर स्पेशलिटी की बात करूँ, आपने पीजी किया एनेस्थीसिया में, बतौर एनेस्थेटिस्ट आपकी पूरी जर्नी चली। तो जितना मैं जानता हूँ कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति एमबीबीएस करने के बाद में पीजी करता है एनेस्थीसिया में तो एमडी करता है, और आपकी जो उपाधि है वो एमएस की है। तो मेरे पास अभी 2 सवाल आपके लिए बनते हैं। पहला ये कि डॉक्टर साहब, आपने एनेस्थीसिया ही क्यों चुना? दूसरा कि अभी एमडी की डिग्री मिलती है और पहले एमएस की मिलती थी, तो ये फ़र्क क्यों है? हमारी जो ये ब्रांच एनेस्थीसिया की है, ये एक सर्जरी का पार्ट कहलाती थी पहले। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का हेड सर्जन होता था, बाद में धीरे धीरे अलग हुआ, तो हमारी डिग्री भी उससे मिलती जुलती थी, एमएस एनेस्थीसिया। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमएस एनेस्थीसिया किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं लास्ट एमएस एनेस्थीसिया हूँ। यहाँ डॉक्टर एच.के. गुप्ता थे, वो फर्स्ट थे, मैं लास्ट हूँ। मेरे बाद में डिग्री चेंज हो गई थी, फिर एमडी हो गई, फिर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट पूरा अपने आप में रिकॉग्नाइज हो गया। ये तो कारण रहा है एनेस्थीसिया के एमडी डिग्री और एमएस का। मैं जब सुजानगढ़ से बीकानेर बदली करवा के आया अपने घर में, बीकानेर में मैंने ज्वाइन किया, तो डॉक्टर के.डी. गुप्ता हमारे सुपरिटेंडेंट थे पीबीएम के तब। उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। मैंने उनको कहा साहब मैं ऑर्थोपेडिक्स में जाना चाहता हूँ। वो बोले अभी तो ओटी में चले जाओ, देखो। ओटी में आकर के मैंने, जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनसे पेपर मेरे पेश किए और उनको कहा मैं इस तरह से। उतने में आर्यन माथुर साहब आए, वो उस समय लेक्चरर थे। उन्होंने कहा मुझे एक रिडक्शन करना है, हाथ का फ्रैक्चर था, ओल्ड लेडी थी 70 साल के करीबन। तो उन्होंने एक सीनियर एनेस्थेटिस्ट थे, उनको कहा आप जाओ, मुझे कहा इनके साथ जाओ, हड्डियों का ये तो देखो। जब मैंने वो देखा, उन्होंने मुझे ही पकड़ा दिया। मैंने पहले कभी एनेस्थीसिया दिया ही नहीं था, और एकदम नौसिखी की तरह मैंने मास्क रखा और 2 बूंद ईथर डाल दी। ईथर बहुत इरिटेटिंग होता है। वो महिला माता जो थी वो जोर से उछले, ट्रॉली पे लेटी हुई थी, ईथर की बोतल नीचे गिर के फूट गई, मास्क मेरे हाथ से नीचे गिर गया, ट्रॉली मेरे यहाँ लगी, मैं पीछे और ट्रॉली इधर। 4 चीजें 4 दिशाओं में गई। मन में बड़ी शर्म आई। तब मैंने तय किया कि ये तो सीखना पड़ेगा और ये तो चैलेंजिंग काम है। फिर मैंने देखा और जब वहाँ रहा कि
उस ब्रांच में काम करने वाले लोग मशीन की तरह ज़्यादातर करते, सर्जन अपने हिसाब से उनसे करवाते थे। मुझे ये ठीक नहीं लगा। मुझे ये लगा कि ये ब्रांच कंप्लीटली अलग है और इसमें काम करने वाले को मरीज की अधिक से अधिक तकलीफ दूर करने का मौका मिलता है। इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। सन 70 में मैंने एनेस्थीसिया ज्वाइन किया। सन 71 की बात है। एक महिला का खुले का ऑपरेशन हुआ, यहाँ की हड्डी टूटी हुई थी, उनका ऑपरेशन किया गया। मैंने उनकी रीढ़ की हड्डी में सुई लगा कर नीचे का हिस्सा सुन्न कर दिया। होश में थी वो, बाकी बहुत घबरा रहे थे। उन दिनों भी हम थोड़ा पल्स का ECG और का कभी कभी लगा लेते या हाथ से देखते थे। BP भी हाथ से देखना पड़ता था, मॉनिटर्स ये नहीं थे जो अब है। तो मैंने जब उनके पल्स देखे और BP देखा तो उनको लगा कोई मेरे को संभाल रहा, आँख पे पट्टी बांधी हुई थी। तो उन्होंने आवाज़ दी, मैंने उनको पट्टी हटा के कहा, माँ जी डरिया मत, मैं थाने का नहीं हूँ, थाने का न रेस हूँ। तो उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ लिया अपने हाथ में, बोले अब अटू उठे मत और ऑपरेशन हो जब तक यहीं बैठना है। तो मैं वहाँ बैठा रहा, एक हाथ से काम करता रहा और ऑपरेशन कर में करीबन 1.5-2 घंटे लगे होंगे। ऑपरेशन के बाद में जब पट्टी वगैरह हो गई तो मैंने उनको आँख की पट्टी हटाई एक हाथ से, उनको कहा माँ जी ऑपरेशन हो गया। तो अब फिर उन्होंने हाथ छोड़ के मेरे को बहुत ढेरों आशीर्वाद दिए, सिर पे हाथ फेरा। मुझे लगा ये ब्रांच बढ़िया है। मरीज के अगर सेवा आप मन से करो, सेवा की भी जरूरत नहीं, अपना कर्तव्य पालन में अगर मन से करो तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। और मैंने आशीर्वाद को फलते फूलते देखा है कि लोगों की शुभकामनाएं उनके विशेष बहुत काम आती है। मैं ईश्वर पे बड़ा भरोसा करता हूँ, ईश्वर के न्याय पे भी भरोसा करता हूँ। तो फिर मैंने इसी ब्रांच में रहने का निर्णय किया। मेरे पास सिफारिश नहीं थी, तो मैंने हर साल एक साल के बाद अप्लाई करना शुरू कर दिया डेपुटेशन के लिए। हमें गोपाल जी जोशी से मिलने का मौका पड़ा। उन्होंने 2-3 नाम लिख के भेजे, मेरा भी लिखा। एक साल नहीं आया, दूसरे साल नहीं आया, तीसरे साल नहीं आया, चौथे साल नहीं आया। 5 साल पूरे जब हुए तो घर बैठे मैं बीकानेर यहाँ पे ही था और शाम को मेरे को पत्र मिला कि आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने तो डिप्लोमा के लिए मांगा था, मुझे तो डिग्री के लिए मिल गया, उससे ज़्यादा मिला, भगवान ने ज़्यादा दिया। मैं अगले दिन रवाना होकर जयपुर गया, फिर वहाँ का सफ़र शुरू हुआ। वहाँ का अपना अलग अनुभव। जयपुर वाले बीकानेर को गांव समझते हैं, तो उनकी ये रहती है गांव से आया है। उस समय तो यही था, अब का पता नहीं कहना आगे का, लेकिन उस समय यही था। तो फिर शुरू में संघर्ष रहा और 5-6 महीने बाद जब पार्ट 1 एग्जाम हुआ तो फिर उन्होंने मुझे रिलीफ दे दी और ड्यूटीज रिलीफ मिले। ठीक रहा। मैंने ये देखा कि जितना अधिक काम हम करें, चाहे मन से करें या हमसे करवाया जाए जबरदस्ती, वो हमारे लिए अच्छा है, आदत पड़ जाती है। इसका फायदा मुझे बाहर जाने के बाद हुआ और सोच भी विकसित होती है। हम जितना काम हाथ से करते हैं उतनी हमारी सोच विकसित होती है, हम उतनी अधिक प्रॉब्लम देखते हैं और उतना ही अधिक उनका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। वो ठीक रहा मेरे लिए, अच्छा रहा ऐसे करके। वही बात है, जैसे हमेशा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना ज्यादा हम अपने प्रोफेशन पे उतना ज्यादा पकड़ बना पाएंगे, उतना ज्यादा हम गंभीर तरीके से अपने काम को निष्पादित कर पाएंगे। अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आपने एनेस्थीसिया में तो एडमिशन ले लिया और अभी अभी आपने कहा कि मुझे बाहर जाने का भी मौका मिला, तो जानेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि आपने बीकानेर के अलावा कहाँ कहाँ काम किया, आपकी कर्मस्थली कौन कौन सी जगह रही, कौन कौन से देश रहे? शुरुआत बीकानेर से की और फिर बीकानेर में रहा, फिर जयपुर रहा, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर मुझे जयपुर वालों ने कहा कि जयपुर ही रह जाओ। मैंने उनसे कहा नहीं, मैं अपनी धरती पे वापस जाऊंगा। और मुझे मदद करी KD गुप्ता साहब ने। वो गाड़ी में जा रहे थे, मुझे देखा तुम्हारा एग्जाम हो गया, मैं बोला हाँ साहब हो गया, मैं पास भी हो गया।
तो अब कहाँ हो? मैंने उनको बताया मेरे पोस्टिंग तो भरतपुर हुई है। बोले नहीं नहीं तुम यहाँ आओ। तो मुझे ले गए ऑफिस में और चिट्ठी लिखी, डीओ लेटर लिख के सेक्रेटरी का, इस सन ऑफ द सॉइल, इसको बीकानेर भेज दो। मैं बीकानेर वापस आया। यहाँ मैंने एज ए क्लिनिकल ट्यूटर, फिर एज ए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। आगे मेरा प्रमोशन भी एसोसिएट के लिए भी हुआ। मेरे परिवार का आर्थिक रिक्वायरमेंट काफ़ी था, आगे पीछे के, मतलब मेरे दादाजी का कर्जा कैरी ऑन हुआ, उनके ब्याज तक भरे, तो सब पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी और बाकी काम मैं कर नहीं सकता था। पैसे डायरेक्ट लेने की आदत नहीं थी, हुआ नहीं मेरे से कभी। तो एक ही तरीका बचता था कि मैं विदेश जाके पैसे यहाँ भेज दूँ। तब मैंने बाहर अप्लाई करना शुरू किया। सरकार से परमिशन मिलती थी उन दिनों, आप 3 से 5 साल तक विदेश में रह के आ सकते हैं। जो हमारे हेड थे वो भी लीबिया गए हुए थे, वो भी, मुझे भी कुछ जगहों के चांस मिले। फिर मेरा सऊदी अरब का जब अपॉइंटमेंट आया तब मैं सऊदी अरब चला गया। लकीली वहाँ पर मुझे रियाद में पोस्टिंग मिली। रियाद में रियाद सेंट्रल हॉस्पिटल सऊदी अरब का पूरे देश का सबसे बड़ा अस्पताल था, जहाँ मुझे पोस्टिंग मिले। वहाँ ऑपरेशन थिएटर के ऊपर हेलीपैड था। उस समय 80s के अंदर भारत में ऐसा कहीं नहीं था। वहाँ हेलीपैड था और ट्रॉमा के खूब केसेज आते थे। वहाँ पर मैंने करीब करीब 30 कंट्रीज के लोगों के साथ काम किया। इनमें यूरोपियंस थे, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, इंडिया कॉन्टिनेंट के सबके, बांग्लादेश के, थाईलैंड के, पाकिस्तान के, श्रीलंकन्स, काफ़ी आसपास के सभी देशों के थे। यूरोप में से तुर्की के, जर्मनी से किए हुए बहुत लोग थे, मिडिल ईस्ट के, सीरिया के, जॉर्डन के, काफ़ी लोग थे इस तरह के। इराकी एवन वहाँ थे, इराक से भी वहाँ पे काम कर रहे थे। ईरान के स्टाफ थे हमारे पास में। तो इस तरह के लोगों के साथ तो डिफरेंट वर्किंग सिस्टम, डिफरेंट कल्चर, इन सब से, इनके सब के साथ रहने से अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने का मुझे काफ़ी अवसर मिला। तो वहाँ पे ट्रॉमा काफ़ी थी। जो प्रोफेसर्स आते थे इंग्लैंड से, जर्मनी से, अमेरिका से आते थे, ऐसा रहा। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस जो मेरे जाते ही वहाँ हुआ, करीबन 1 महीना हुआ था मुझे गए हुए। उनको सबको पता था कि मैं मेडिकल कॉलेज से आया हूँ, तो एक्सपेक्टेशन उनके भी मेरे से आए थे। एक मरीज 93 इयर्स ओल्ड पेशेंट, उसके पेट का ऑपरेशन आया हुआ था और सारे टांके टूट गए। सारे टांके टूट के आंतें हवा में आ गई, उसके इंटेस्टाइन, स्किन की भी, शीत भी और पेरिटोनियम समेत सारे खुल गए और पूरा पेट खुला हुआ और अंदर से इंटेस्टाइन बाहर। अब उसको बंद नहीं करें तो वैसा ही मर जाएगा प्रॉब्लम, तो उसको बंद करने के लिए आया। अब सर्जन इंग्लैंड के थे, उन्होंने ओटी में लिया। मैं अपना दूसरा थिएटर था वो चला के, बीच में हमें कॉफ़ी ब्रेक मिल जाता था केस के बीच में, तो आप 3-4 मिनट 5 मिनट में अपना कुछ पी लो, आ जाओ 5-4 घंटे के बाद। तो मैं कॉफ़ी पीने आया हुआ था। जो अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी है इजिप्ट की, वहाँ के प्रोफेसर, उसमें उनको एनेस्थीसिया देना था। उन्होंने मेरे को कहा कि यू आर ऑल्सो फ्रॉम कॉलेज, तो सजेस्ट मी एनीथिंग, इसमें क्या करूँ मैं? मरीज सीधा लेटा हुआ है तो कमर में कुछ नहीं लगा सकते, और 93 इयर्स ओल्ड है, इंटेस्टाइन बाहर है। अगर पूरा जिए दिया, पूरा बेहोश किया तो होश में नहीं आएगा, चला जाएगा। करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ जो काम किया था जयपुर में किया, उससे दिमाग में मेरे बात आई। मैंने उनको कहा सब ये ब्लॉक लगा दो, एक चारों तरफ ब्लॉक लगती है, शीथ ब्लॉक बोलते हैं हम। तो उन्होंने जाके बोल दिया कि ही नोज इट एंड ही कैन डू इट। तो फिर अल्टीमेटली मुझे वहाँ जाके करना पड़ा। सबने अपना काम बंद कर दिया, उन लोगों ने वो देखे नहीं थे। लकीली या अनलकीली यूरोप से आए हुए लोगों ने भी वो ब्लॉक लगते हुए देखा नहीं था। तो मुझे वो मौका मिला और उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की शक्ति भगवान ने दी मुझे, क्योंकि सब खड़े थे, सर्जन भी, एनेस्थेटिस्ट भी सारे। और मैंने वो ब्लॉक लगाई, बढ़िया से मरीज को हैंडल किया
अच्छे से ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद में मरीज का मास्क हटा के मैंने उससे कहा इफ्ताह मुँह खोलो, अय्यून इफ्तायून आंखें खोलो, और उसने तुरंत खोल दिया। नाम पूछा उसको, उसने नाम बता दिया। तो सर्जन जस्ट खड़ा रह गया, उसको समझ नहीं आया कि धन्यवाद कैसे बोला। पर इससे मुझे ये फायदा हुआ कि बाकी जो मैं 8 साल उसके बाद रहा, तो उसमें मेरी लाइफ काफ़ी आसान रही और ऑटोमेटिक मुझे प्रेफरेंस मिलने लग गया था। कॉम्प्लिकेटेड केस आप शुरू में अगर हो जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता। तो विदेश सेवा में डॉक्टर साहब ने बहुत सारा एक्सपोजर तो ग्रहण किया ही, इस केस के बाद में उनका जीवन भी आसान हो गया। फिर आपने कब तय किया कि आपको विदेश सेवा से वापस भारत की तरफ लौटना चाहिए और उसके बाद की यात्रा क्या रही? हाँ, मैं इसके पहले एक पुरानी बात याद आ गई तो बताऊं आपको। मैं जब पीबीएम में असिस्टेंट प्रोफेसर था एनेस्थीसिया में, तब आकाशवाणी में यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। एक अरविंद जी गोस्वामी करके यहाँ उद्घोषक होते थे, वो साइकिल पे जा रहे थे, आकाशवाणी की गाड़ी नहीं उनको टक्कर मारी, वो गिर गए और बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में हार्ट उनका चालू रहा, सांस बंद हो गया, तो उनको अस्पताल लाया गया। मैंने उनको असेस किया। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, हमारी प्रोफेसर मिसेज चटर्जी थी, तो मैं नंबर 2 पे मैं ही था मैनेज करने वालों पे, बाकी और लोग थे डिपार्टमेंट में। तो मैंने मैडम से ये सजेस्ट किया कि मैडम इनको हम सांस देवें। हमारे पास मशीनें नहीं थी उस समय, वेंटिलेटर थे नहीं। ये 98 की 78 की बात है, 1978 के बाद। तो उन्होंने कहा कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? मैंने उनको कहा जी हाथ से। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो भी भगवान में बड़ा विश्वास करते थे। उन्होंने कहा हारने के पहले नहीं हारें, मरीज मरे नहीं उसके पहले मौत डिक्लेयर नहीं करें, उसके चांस तो लड़ें, उसे भी लड़ें, कोशिश करते हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि हमने 20 दिन तक हाथ से सांस दिया, 20 दिन, और वो ठीक हो गए, जिंदा अपने घर गए वापस, बोलने भी लग गए, यहाँ की नली भी हटी, सब कम हो गया। तो ईश्वर मदद करता है, इससे मेरा भरोसा ईश्वर पे और बढ़ा। जब मैं इंडिया वापस इंडिया में जब मैं वहाँ था ना, तो लड़ाई के समय में वहाँ था, इराक की लड़ाई के टाइम में, वो डेली ड्यूटीज करने पड़ते थे। बम गिरता, स्कड गिरता था, स्कड मिसाइल वहाँ आते थे, तो हमें एम्बुलेंस लेके जाना पड़ता। एम्बुलेंस में ही ऑपरेशन शुरू होते थे वहीं पे, और एनेस्थीसिया भी दो, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन साथ होते हैं, हम 3 जना नर्सिंग स्टाफ होता है। बड़ी एम्बुलेंस थी, ऑपरेशन थिएटर वाले, और चालू कर देते। मरीज को मरना नहीं देना, हमारा टारगेट ये रहता था, और काफ़ी हम सफल रहे उसमें। वो उस हालत से मैं वो पूरी ड्यूटी कर ली। पीछे परिवार घबराया हुआ था सारा। इन्होंने फिर पारिवारिक स्थिति ऐसी बनी कि मुझे वापस आना कंपलसरी हो गया। मेरी बेटियां पढ़ रही थी, बेटा छोटा था, तो मैंने वहाँ कोशिश की, मेरा इस्तीफा दिया। उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, बोले हम जाने नहीं देंगे। फिर मैंने सिफारिश करवाई, हमारे इंडियन एम्बेसी के काउंसलर थे, उनसे रिक्वेस्ट करी, अपनी परिस्थिति बताई। फिर उन्होंने बात करके, रियाद गवर्नर से बात करके मंजूर करवाया। उसी समय एमएन अस्पताल खुला था, तो डॉक्टर राजा बाबू पंवार के ये रिश्तेदार थे। उन्होंने मुझे, मैं जब छुट्टी आया हुआ था, तो मुझे उनसे मिलवाया। बोले सर आप वापस आके इनको ज्वाइन कर लो, ये खोल रहे हैं और कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए, तो आप आ जाएंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। फिर मिश्रा साहब ने कहा मुझे कि तुम आ जाओ। मिश्रा साहब उस अस्पताल में फिजिशियन ज्वाइन किया उन्होंने, उसी समय रिटायर हुए थे। तो मुझे लगा चलो बीकानेर में अस्पताल भी प्राइवेट खोल रही है, मैं आ जाता हूँ। तो मैंने वहाँ ये ज्वाइन करके बीकानेर आया। यहाँ भी हमने काफ़ी चैलेंजिंग काम किए, बड़े मतलब सुन के लोग ताजुब करते हैं। कई कई ये कहते थे हीरो बनने की कोशिश करते हो, मकसद वो नहीं था। मकसद ये रहा कि मरीज की जान बचे। मैं समझता हूँ यहाँ साधन है, अगर साधन है
तो फिर साधन के होते हुए स्किल भी है, हम जानते भी हैं हैंडल करना, तो फिर हम मरीज को जयपुर क्यों भेजते हैं हर बार? थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होते ही जयपुर भेज दिया जाता है, ये उचित नहीं लगता। हमें कोशिश तो यहाँ करनी चाहिए। यहाँ सबने दिए हैं, सरकार ने भी साधन दिए हैं, हमें ज्ञान भी दिया है, पढ़ाया भी है, बाहर भी ट्रेनिंग भी ली है, तो फिर लाभ यहाँ पे मिले लोगों को। तो हमने यहाँ बड़े बड़े मुश्किल काम किए, केसेस अच्छे अच्छे किए, वो आनंद आता है मुझे। मुश्किल केस करके आनंद आता है, अच्छा लगता है। मेरे को ये लगता है कि अगर मन से, मुझे मेरे एक साथी ने पूछा था कि एनेस्थीसिया बाकी भी देते हैं, आप ही देते हो, फर्क क्या है, लोग आपको क्यों पूछते हैं? तो मैंने उनको कहा फर्क बहुत थोड़ा है। आई पुट माई हार्ट इन टू माई वर्क, अदर्स जस्ट वर्क। मैं मरीज को एक मरीज नहीं समझता, एक इंसान समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जगह मेरे परिवार का हो तो मैं क्या करूँ, क्या एक्सपेक्टेशन होंगे मेरे, मैं वही करूँ। और इसका भी फायदा मुझे मिला। मैं बताऊं आपको, 2004 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी उलट गई। गाड़ी में जो ड्राइवर था उसने मुझे कोई घंटा आधे घंटा पहले बताया था कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, माँ बाप हैं उसके, बूढ़े हैं, वो गांव में रहते हैं, और पत्नी और एक साल का बच्चा है, वो भी गांव में रहता है, और कोई नहीं परिवार में, वो चला रहा था। गाड़ी जब उलट गई, मैं बेहोश हो गया अंदर रात गाड़ी में। होश आने के बाद उल्टी हुई गाड़ी की खिड़की में से मैं बाहर आया। उस गाड़ी में ड्राइवर के अलावा मेरी पत्नी और मेरा दोहिता था। सबसे पहले दोहिते की चिंता हुई। सबसे हमारी ब्रांच में ये सिखाया जाता है कि सबसे प्रीशियस लाइफ पहले बचाओ, प्रायोरिटीज डिसाइड करने पड़ती है इमीडिएट। तो प्रायोरिटी में वो नंबर 1 था। उसको देखा मैंने, उसके हाथ में चोट लग के मांस बाहर निकला हुआ था, और बाकी वो ठीक था, खड़ा था। तो मैंने उसको जाके रुमाल से मेरे उसको बांध करके उसको पकड़ाया। बच्चे को 8th क्लास में पढ़ता था वो बच्चा। उसको कहा बेटा इसको दबा के रखोगे, दर्द सहन कर लोगे तो एकदम ठीक रहेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगी प्रॉब्लम, तुम करो। वाइफ को, तब तक गांव वाले इकट्ठे हो गए थे, मुझे होश देरी से आया। तो मेरी वाइफ हाँ हूँ कर रही थी, पल्स देखी, ठीक लगी। ड्राइवर दूसरी तरफ था, ड्राइवर को जब संभाला तो वो बोलते बोलते था मेरी गलती, और बेहोश हो गया। उसकी पल्स फील कर माना धीरे धीरे फीबल हो गई और बंद हो गई रेडियल। यहाँ उसके सूजन आ रही थी, हाथों में भी तकलीफ थी। और जब बेहोश हो गया, ये पल्स गायब हो गई, तो मुझे लगा अब ये खतरे में है। 1 घंटे के अंदर हमने रिवाइव नहीं किया तो ये हार्ट फेल हो जाएगा, ब्लड लॉस काफी होता है अंदर। एक गाड़ी वाले ने रोका था, इसकी टाटा की इंडिगो गाड़ी थी, उन्होंने रोका। मुझे बोले कि एक व्यक्ति को आप मेरी गाड़ी में लिटा दो। तो मैंने अपनी चोटें तो भूल गया था, होश आ गया था, तो मुझे लगा मैं ठीक हूँ, और दोहिता मेरा ठीक था। वाइफ को मैंने ये देखा कि मैं 60-61 का हूँ, मेरी वाइफ भी 60 के आसपास है, तो हमें कुछ होता है तो परिवार बड़ा है, बच्चे सब बड़े हैं, कोई बात नहीं। ये अगर गया तो इसके माता पिता, इसकी पत्नी और बेटा, 4 जिंदगी मुश्किल में बढ़ जाएंगी चारों के लिए। और माता पिता का क्या होगा? एक ही पुत्र कमाने वाला, गांव में रहता है, कमाई का साधन नहीं कोई। तो मुझे लगा ये लाइफ इम्पोर्टेंट, तो मैंने उस ड्राइवर को उस गाड़ी में लिटा दिया। लिटाने के बाद मुझे ख्याल दोबारा आया कि उस समय मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स काफ़ी थे। जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट का आता तो पहले पुलिस को और जूरिस्ट को सूचना जाती थी, और पुलिस आती, रिपोर्ट करती, जूरिस्ट आकर के एग्जामिन करके फिर जांचें होती, फिर ट्रीटमेंट शुरू होता था। तो इन सब में 2-3 घंटे नॉर्मल ये बात है लगना। मुझे लगा ये तो मर जाएगा, इतनी देर में तो ये जिंदा नहीं बचेगा। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा बेटा नानी का ध्यान रख लेगा। बड़ी रिलेक्टेंटली उस बच्चे ने भी हाँ भर ले, और गांव वालों को लगा ये पागल आदमी है, पर चलो, वो गांव वाले औरतें, और उन दिनों सीकर बाईपास पे दुकानें, होटल नहीं थे, काफ़ी दूर थे घर। तो वो वाइफ के पास रुके, मैं वाइफ को जंगल में छोड़ के
उस ड्राइवर को लेके सीकर अस्पताल आया। वहाँ रिकॉर्ड है, ये जो बोल रहा हूँ इसका रिकॉर्ड है वहाँ। और वहाँ जाके मैंने अपना परिचय दिया, मैं ऐसे डॉक्टर हूँ, ट्रीटमेंट शुरू करें अपन, तुम बुलाते रहो, कह देना मैंने शुरू किया। और तुरंत आईवी लाइन और सब लगा करके, ऑक्सीजन लगवा करके मैंने ट्रॉमा का इंतज़ाम, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी था रियाद का, तो मैंने किया और उनको कॉल भिजवा दी सबको। 25-30 मिनट में, आधे घंटा में सब लोग आ गए, क्योंकि मेरा रेफरेंस चला गया था, साथ में जानते थे डॉक्टर भी। और जब मैंने एक बोतल इमेक्सिल पुश किया तो ड्राइवर को होश भी आ गया। आँख खोल के उसने देखा, बोला साहब मैं कहाँ हूँ, अस्पताल में हूँ। वो लोग कहाँ, वो भी वहीं हैं। तब आप जाओ, उनको लाओ, फिर जंगल में। तो उसने, उसको लगा ये अपना परिवार छोड़ के आया, तो फिर स्टाफ ने कहा अब आप जाओ, हम संभाल रहे हैं। और डॉक्टर भी आ गए थे। मैं जब मुड़ा तो रास्ते में मैं पुलिस की गाड़ी मिली, वो गाड़ी वाले भी रुक गए थे सचिन, उनको लगा ये जेन्युइन काम कर रहा है। फिर पुलिस की गाड़ी में मेरी वाइफ को उठा करके वो जंगल से लेके आए थे, जीप में। पुलिस की गाड़ी में, जीप में मरीज को दोरों में से उठाया गया। आप इस बात पे ध्यान दीजिए। और वहाँ पे जगह कितनी होती है हम जानते हैं, उसमें वो लिटाई हुई। और फिर वहाँ ट्रॉली से फिर अंदर, फिर बेड पे, इन सब के। और बाद में पता चला, शौक में तो वो जाती रही, मैं उन बीकानेर मिलाया कि उसके सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर था, डिसलोकेटेड 1 सेंटीमीटर। और उसके ऊपर ओडेंट्रॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर होके वो भी टूटा हुआ। इसको हम हैंगमैन्स फ्रैक्चर कहते हैं। जो फांसी होने में, फांसी जब लगती है किसी को, तो ये हड्डी टूट करके डेथ होती है। वो होया हुआ के बाद भी मेरी पत्नी केवल जिंदा नहीं रही, पूरी ठीक है, आज भी ठीक है। ये ईश्वर का चमत्कार, ये फल है उनका। इसलिए अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर मदद तो करता है। इसमें और विश्वास बढ़ा मेरा। और तुम कोशिश करी रही कि आगे और कोशिश करें, और अच्छा करने की कोशिश करें, विश्वास बढ़ा तो। पर इससे ताकत मिली मुझे। मेरी पत्नी अब भी ठीक है। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि मैं अपने काम में अपना दिल पूरा, अपने हृदय से अपना पूरा काम करता हूँ, बाकी लोग अपने काम को केवल काम समझते हैं और मैं अपने मरीज को सबसे पहले एक इंसान समझता हूँ। तो ऐसी भावना के साथ जो व्यक्ति अपने कर्म पथ पे बढ़ता है, उसके जीवन में अच्छी घटनाएं होती रहती है, जैसा कि आपने अभी हमारे साथ चर्चा करी। आगे मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि आपके 50 साल का कैरियर लगभग हो चुका है पूरा, इसमें अभी तक आपने कुल कितने केसेस करे हैं और बतौर चिकित्सक आप अपनी उपलब्धि क्या मानते हैं? मैंने कुल मिलाकर के करीबन 85,000 एनेस्थीसिया दिए हैं, इससे ऊपर। भारत आने के बाद के, पहले मैं सरकारी में था जब यहाँ पर भी, तब भी मैंने रिकॉर्ड रखता था बीच बीच में। बाहर रहने पे रेगुलर आदत पड़ गई, वहाँ तो शीट रिकॉर्ड रहती है, हर मिनट का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि बीपी पल्स कितने में फ्लक्चुएट हुए, वहाँ ऑक्सीजन की सैचुरेशन सब डालनी पड़ती है। वो आदत पड़ गई 8 साल में। यहाँ आने के बाद भी वो रखा। तो 85,000 एनेस्थीसिया मैंने जो दिए, उसमें मेरे पूरे करियर में 2 कार्डियक अरेस्ट हुई है। एक कार्डियक अरेस्ट रियाद में था, तब हुई, तो एक्सीडेंटल था वो, कि सर्जन कैंसर थायराइड के पेशेंट को ऑपरेट कर रहे थे, इंग्लैंड के सर्जन थे 2 वो। और उन्होंने यहाँ से इसको, नीचे जा रही थी गांठ, तो स्टर्नम पे चीरा लगा करके उन्होंने अंदर डाली अंगुली। जैसे ही उनकी फिंगर अंदर गई, ईसीजी में एरिथमिया आया, इरेगुलर हुआ हार्ट। तो मैंने उनको बताया कि हार्ट इरेगुलर हो रहा है, आप ऐसा मत करो। दूसरी बार भी रोका, तीसरी बार उसने थोड़ी फिंगर ज़्यादा डाली और बड़ी वेसल में कहीं चोट आ गई, ऐसा लगा। वो ब्लीड हुआ, फिर कोशिश करी रोकने की, लेकिन वो इंजरी काफ़ी गंभीर थी। और कैंसर का मरीज था, तो आसपास के टिश्यू भी सारे इस तरह के हुए तो फैला हुआ था कैंसर। फिर एक तो वो मरीज गया। एक यहाँ पर एक फ्री कैंप लगाया था हमने, लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी के। उसमें एक लेडी को लाए। देखिए समाज में भी हमारे कई तरह के लोग होता, एल्डरली लेडी थी काफ़ी,
और बीमार रहते थे, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, बाकी भी दिक्कत थी। मैंने उनको देख करके, हमारे जो चीफ फिजिशियन थे मिश्रा साहब, एस एन मिश्रा साहब, बीकानेर के नामी डॉक्टर थे, वो तब एमएन में थे, उनको मैंने कहा साहब ये कंडीशन है, ये वापस बाहर नहीं निकलने, मुश्किल हो जाएगी, तो आप मुझे माफ़ करें। तो फिर उन पर पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया कि ये कर दो, जो होगा मंजूर है। पता नहीं क्यों ऐसा लोगों ने सोचा, उनको ये बता दिया गया कि ये ऐसा हो सकता है। फिर भी सबने ये कहा कि जो होगा मंजूर है, आप तो कर दो। तो ऑपरेशन हुआ उनका, सुरक्षित हो गया। रिकवरी में जब वो रिकवर हो रहे थे, फिर उनको हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट हुई, हम लोगों ने रिवाइव किया, वार्ड में भेजा, वार्ड में फिर अटैक आया और देन शी डाइड। ये 2 केस मेरे करियर में हुए, बाकी सब सुरक्षित रहे। मैंने प्रिकॉशन एक्स्ट्रा रखी। मैंने जो हमारे काम एनेस्थीसिया का हम करते हैं, उसमें जब हम पूरा बेहोश करते हैं मरीज को, तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और बाकी इनहेलेशनल एजेंट, पहले ईथर था, आयल होते हैं, और आइसोफ्लोरिन, काफ़ी सारी चीज़ें अब तो वो सब वो देते हैं। मैंने ये सिद्धांत बनाया अपने अनुभव के आधार पर कि जब सर्जरी फिनिश होके ट्यूब निकाल दूं, उसके बाद कम से कम 5 मिनट तक ऑक्सीजन देनी देनी है, और सक्शन वगैरह करके मरीज जब तक पूरा ठीक, बात करने लायक नहीं हो, रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं हो, तब तक उसको रिकवरी में नहीं भेजना है। मैं खुद उसके पास रुकूं, और फिर उसको रिकवरी में मैं खुद ही लेके जाता हूँ ट्रॉली के समेत, और वहाँ पे मैं 5-10 मिनट रुक के वेट करता हूँ। वेट करने के बाद जब वो स्टेबल है, तो फिर मैं स्टाफ को पैरामीटर्स, मैंने ये रूल बनाया हुआ था कि पैरामीटर्स लिखने पड़ेंगे आपको कि मरीज रिकवरी में आया है, तब कितना बीपी है, कितना हार्ट रेट है, कितनी ऑक्सीजन है, और फिर आप जब दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, तो स्टाफ को आप दोबारा चेक करवाइए जो लेने आया, और उसके साइन लीजिए कि यहाँ से ये गया, ताकि वो आप वहाँ जाते ही चेक करे और नोट करे। इसमें हमारे मरीज की सुरक्षा बढ़ जाती है इस तरह की उससे, और हर ट्रांसपोर्टेशन में ही खतरा रहता है। कभी कभी आप देखेंगे कि आप अगर लेटे हुए हैं और सडनली खड़े हो जाते हैं तो चक्कर आता है हमें। इसी प्रकार एनेस्थीसिया के बाद हमारा बीपी लेबाइल हो जाता है, और अगर स्पाइनल भी दिया हुआ है हमने, और 1-1.5 घंटा हो गई है और ऑपरेशन हो गया, उसके बाद हम मरीज को शिफ्ट करते हैं, ऑपरेशन टेबल से ट्रॉली पे शिफ्ट करने में भी खरी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखे हैं मैंने, हार्ट बंद हो सकता है। मेरी पुत्रवधू के हुआ था, उसको रिवाइव कर लिया गया, मैं खुद ही वहीं था, एक और भी पहले भी हुआ था। तो हर पल पे हमारा काम जो है वो इस तरह से अतिरिक्त सावधानी रखने का काम है कि हम मरीज को टोटल शिफ्ट होने तक साथ रहें, छोड़े नहीं उसको। मुझे मिश्रा साहब का, डॉक्टर एस एन मिश्रा साहब के मैडम का ऑपरेशन हुआ था, तो काफ़ी लंबा चला, और फिर वो टेंशन में भी थे। जब मैं उनको ऑपरेशन के बाद पहुंचाने गया, 6 घंटे ऑपरेशन चला, तो मिश्रा साहब को मैंने कहा साहब आवाज़ दो, यूँ उन्होंने मुंह बनाया कि 6 घंटे के एनेस्थीसिया के बाद, तो मैंने रिक्वेस्ट करी साहब आवाज़ तो दो। तो उन्होंने धीरे से पूछा कैसे हैं, मैडम ने आँख खोल के कहा ठीक हो। तो मुझे बोले कि तू पास हो गया। पर हम परसिस्टेंटली मरीज के साथ रहें और हमारे एफर्ट कंटिन्यूस रहें, तो मैं ये समझता हूँ कि हम 99.9 मरीज को ठीक कर सकते हैं। 0.1 तो फिर भी रहता है, परमात्मा, सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, पर हम काफ़ी हद तक अगर डट के अपने पूरी नॉलेज को काम में लेते हुए मेहनत करें तो काफ़ी किया जा सकता है। बतौर एनेस्थेटिस्ट अपने जीवन में 85,000 से ज़्यादा मामलों में इंटरवेंशन करने वाले डॉक्टर साहब के जीवन की जब हमने चर्चा करी और उन मामलों पे हमने पड़ताल करी, तो पता चला कि केवल 2 ऐसे केस हमारे सामने निकल के आते हैं जिनमें हमें असफलता
का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा पुनः आपके परिवार के बारे में कि आज जब आप अपने जीवन के उत्तरार्ध पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग कौन-कौन और हैं जो चिकित्सकीय पेशे में हैं या नहीं है तो वे किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो दवाइयों का होलसेल का काम है। मेरी एक भतीजी है, वो चिकित्सक है, उसके पति भी चिकित्सक हैं, वो न्यूरो सर्जन है। दोनों का अपना नर्सिंग होम अच्छा अस्पताल है और बहुत मन से सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा दोनों भाई भी मेरे अपने अच्छे कर रहे हैं। मेरे खुद के जो बच्चे हैं उनमें बेटा मेरा वो मेडिकल में नहीं है, उसको लगा, वो मैनेजमेंट लाइन में गया और वो यूएस की कंपनी है, उसमें इंडिया का कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छी बड़ी पोस्ट है, पूरे भारत के अपने उसका इंचार्ज है। यूएस में भी वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड है। तो ठीक है, बेटियां अपने सब ठीक हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन भी मेरी पोती है, ग्रैंड डॉटर, वो टोरंटो यूनिवर्सिटी में एज इंटरनेशनल स्कॉलर उसका एडमिशन हुआ और पूरे वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सिटीज़ के कंपटीशन में स्पीकर अवार्ड उसको अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मिला था। बेस्ट स्पीकर अवार्ड मिला उसको डिबेट में। उसी बेस पे एज इंटरनेशनल स्कॉलर उसका वहाँ एडमिशन हुआ और बड़ी अच्छी उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है। एक मेरी दोहिती है ग्रैंड डॉटर, उसने अभी 12th कॉमर्स में इंडिया टॉप किया है। बीकानेर जिले की टॉपर का पहले हमें पता था, बाद में पता चला कि वो ऑल इंडिया टॉपर थी कॉमर्स की। सीबीएसई ने रैंक डिक्लेयर नहीं किए थे, तो बाद में पता चला, सब जब जोन के आ गए तब पता चला। तो वो नरसिम्हा मांझी कॉलेज बॉम्बे में बहुत अच्छी कॉलेज है, वहाँ मेरिट बेस पे उसका भी हो गया, तो पढ़ रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ हमारी सफलता इसमें ज़्यादा है कि आपकी तीसरी पीढ़ी भी अगर आगे उन्नति कर ले तो फिर आप ठीक हैं। ओवरऑल अपने लाइफ से संतुष्ट हूँ। अपना जो काम मैंने जितना किया उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ, अच्छा रहा। मुझे सम्मान भी मिलता है, प्रोफेशनल भी मिलता है, ठीक है। डॉक्टर साहब के दादाजी का आशीर्वाद उनकी 5वीं पीढ़ी यानी कि इनके पोते पोतियों तक है। जैसा कि आपने सुना कि वे खुद अपने क्षेत्र में कितने प्रतिभावान हैं और इनके परिवार का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा या करना चाहूंगा या जानना चाहूंगा कि ये जो चिकित्सकीय पेशा है, इसमें आज के जो चिकित्सक हैं उनको बतौर पेशेवर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी सलाह डॉक्टरों को और आम पब्लिक के लिए भी, दोनों के लिए है। एक तो पब्लिक को तो ये समझना है कि डॉक्टर भगवान नहीं है। उसको अगर समर्थन मिला बाकी लोगों से तो डॉक्टरों के लिए मेरे ये निवेदन है उनसे कि अपने समस्त नॉलेज को उपयोग में लेवे। आपके पास सब साधन है, यहाँ पर भी वो साधन है जो जयपुर में या दिल्ली में है। आपके पास भी वो ज्ञान है जो दिल्ली या जयपुर में डॉक्टरों को है। आप उस ज्ञान का पूरा उपयोग करके अधिकतम उसका फायदा मरीज को दें, ताकि क्योंकि हर मरीज जयपुर या दिल्ली जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर हम वास्तव में किसी के काम आते हैं तो वो मन से जो आशीर्वाद देगा वो हमें लगता है, ऐसा मेरा अनुभव और मेरी फीलिंग रही है। मेरे उनसे ये निवेदन है कि मन लगा के ईमानदारी से काम करें। बी सिंसियर टू योर प्रोफेशन, टू योर पेशेंट, बी ऑनेस्ट, मेक ऑल आउट एफर्ट। जब हमने 20 दिन हाथ से सांस दिया तो भगवान के ऊपर बैठे को दया आ गई ना, उसको ठीक कर दिया। कोशिश करें। आपने दुष्यंत जी का एक शेर है बड़ा अच्छा सा, कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। बिल्कुल, हम भी एक पत्थर उछालें, हम भी छेद कर पाएंगे। कोशिश करें। इंसेंट एफर्ट्स डेफिनेटली वुड बियर फ्रूट्स, ऑनेस्ट एंड इंसेंट। दुष्यंत की परंपरा को चिकित्सकीय पेशे में साकार करने वाले बीकानेर के वरिष्ठ
एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर MC दादीज से हमने आज चर्चा करी। और जैसा कि उन्होंने आपसे साझा किया कि मरीज जब आशीर्वाद देता है तो उसकी परिणति, उसकी सुखद परिणति आपके पूरे परिवार तक जाती है। और ऐसा ही डॉक्टर साहब का संदेश है चिकित्सकीय पेशेवरों के साथ साथ आज की पूरी युवा पीढ़ी को। डॉक्टर साहब, हमारे आग्रह की रक्षा आपने की और एक छोटे से आग्रह पे आप हमारे साथ बने, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत Thank you. आभार। धन्यवाद बहुत।